Yes, hi everyone. Welcome all of you on the Engineers Career Point platform. Friends, as you all know that कि JKSSB ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन लॉन्च किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो नोटिफिकेशन आई है इसमें अबाउट 306 वैकेंसीज बताई गई हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट है इसमें और एक PWD डिपार्टमेंट है। तो PWD एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट, तो इन्होंने अपने एक 306 वैकेंसीज यहाँ पे बताई है और इसमें जो है ये देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो JKSSB जेई के लिए जो है मॉड्यूल्स ऑलरेडी प्रिपेयर, आपको भी पता है कि हमने एक मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जब भी एग्ज़ाम होगा तो अब कंप्लीट, जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और जब भी एग्ज़ाम होगा तो इसके बीच में जो ये टाइम लगेगा तो अबाउट 3 to 4 मंथ्स का लगेगा टाइम। तो 3 से 4 महीने आपको एक तरीके से दिए जाएंगे, बट 3 से 4 महीने में जो है एक तरीके से प्रिपरेशंस को या अपने सारे सिलेबस को कवर अप करना गिवन टाइम के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी क्या है कि मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, तो धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स जो है सारे खत्म हो जाएंगे सब तक, टोटल लास्ट पॉइंट तक। और मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है, मैंने आपको सोइल के क्वेश्चंस करवाए थे, लास्ट वीडियोज़ में सर्वे के क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो अगर आपने सोइल और सर्वे के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप एवरीवन को गो थ्रू कर सकते हैं जाकर कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। JKSSB जो जेई का पैटर्न रहता है, क्या पूछता है, किस तरीके से, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे हमने डिस्कशन किया था सोइल और सर्वे की क्लास में, राइट। तो आज फ्रेंड्स जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्वेश्चन, वो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैं एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, सिंपल क्वेश्चन है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बट ये भी हमें पता है कि अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली JKSSB के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है अदर स्टेट्स के जेई के हिसाब से अगर हम बात करें तो, राइट। अदर स्टेट्स में पंजाब की बात कर सकते हैं, हरियाणा की बात कर सकते हैं, राइट। तो उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा इसमें लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा आपका हाई रहता है इसके अंदर। तो अभी इसमें एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट एक तरीके से आप देखोगे हर एक एग्ज़ाम में आपका एनवायरनमेंट जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, हर एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट का जो रोल है एक तरीके से ज़्यादा देखने को मिलता है ना। ये हमें सबको पता है भाई, एनवायरनमेंट हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके जेई के एग्ज़ाम के अंदर ना सर्वे, सोइल, एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सबकी वेटेज सेम ही है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी वेटेज कम है। इन तीनों की वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिली है। सो क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। पुराने का मतलब है जस्ट एक दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं। और अगर आपको एनरोल करना है इस मॉड्यूल के अंदर जो हमने स्टार्ट कर दिया है JKSSB के लिए, अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। मॉड्यूल स्टार्ट हो गए हैं, अपने प्रिपरेशंस को डिले मत कीजिएगा, जितना भी टाइम अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो डेस्टिनी तक हम पहुंच जाएंगे आराम से। सो नाउ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सीक्वेंस मैंने वही लिए और मेरा जो पेपर है वही है JKSSB जेई 19 नवंबर 2023 में ये एग्जाम हुआ था और मैंने वही सीक्वेंस लिया है जो हमको पेपर मिला है। तो उसी के हिसाब से हम सीक्वेंस में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 21, इस जो भी ये पेपर था इसमें 21st क्वेश्चन से एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तो 21st क्वेश्चन एनवायरनमेंट में जो है ये पूछा गया है, आपको मैच करना है यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। दिस इज द क्वेश्चन कि ये कुछ वोल्व्स के बारे में बताया गया है और इन इंडिविजुअल वोल्व्स का पर्पस क्या है। तो पर्पस आपसे पूछा गया है, नेम ऑफ द वोल्व एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट वोल्व। हमें पता है कि जब हम वाटर मेन्स की बात करते हैं, वाटर पाइप्स की हम बात करते हैं, तो वाटर पाइप्स में हम अलग अलग टाइप की वोल्व्स का यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्व्स वी यूज, है ना। जैसे मैं आपको एक डायग्रामेटिकली एक चीज बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगाइएगा कि आपको चीज, ये जो पॉइंट है आपको समझ आएगा। जैसे मान लो ये आपका रिजर्वायर है और इस रिजर्वायर से आपको वाटर की सप्लाई करनी है। तो यहाँ से आपने करना क्या है, आपने पाइप्स नेटवर्क बनाए हुए हैं। तो लाइक दिस इज योर पाइप नेटवर्क। ये कुछ ऐसा आपने पाइप बनाया है लाइक दिस। तो ये पाइप नेटवर्क हम बनाते हैं, ऐसे कॉन्टिन्यूसली पाइप्स चलती जाती हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है, कुछ वोल्व्स का यूज करते हैं। देयर द नंबर ऑफ वोल्व्स वी आर यूजिंग हियर। तो कुछ वोल्व्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। ये जो वोल्व्स हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। पानी को रेगुलेट करना हो, पानी को कंट्रोल करना हो, पानी को फ्लो करवाना है नहीं करवाना। सपोज है कि हमें आगे वाली पाइप्स को चेंज करना पड़ जाए तो पानी के फ्लो को रोकना पड़ेगा। तो टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, तो हमें कुछ वोल्व्स का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। कौन कौन सी वोल्व्स हम यूज करते हैं,
देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्व्स लाइक गेट वोल्व। पहली जो वोल्व है गेट वोल्व, या जिसको स्लुइस वोल्व भी बोलते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। गेट वोल्व बोलते हैं, स्लुइस वोल्व बोल दो। द फंक्शन ऑफ दिस, योर पर्पज ऑफ दिस गेट वोल्व इज दिस टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। अब गेट वोल्व, ये तो नाम से समझ आ रहा है। गेट वोल्व की अगर हम बात करते हैं तो गेट वोल्व एक ऐसी वोल्व होती है जो फ्लो को रेगुलेट करती है। लाइक कि अगर फ्लो मान लीजिएगा फ्रेंड्स, ये फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये फ्लो हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, दिस इज द फ्लो, और मुझे फ्लो को कंट्रोल करना है तो मैं, ये गेट वोल्व है, दिस इज द गेट वोल्व जो हमने यहाँ पे लगाते हैं। तो गेट वोल्व, अगर हम इस वोल्व को बंद कर देंगे तो पानी आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर वी प्रोवाइड दिस गेट वोल्व। अब ये क्वेश्चन जो आपके पास है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहला है स्लुइस वोल्व। अभी मैंने बताया गेट वोल्व का दूसरा नाम क्या होता है, स्लुइस वोल्व होता है। फ्रेंड्स इसमें और भी होती है, जैसे बटरफ्लाई वोल्व्स होती हैं, ग्लोब वोल्व्स भी होती हैं। ये फर्दर डिपेंड्स कर जाता है कि आपका जो कंड्यूट्स है, आपकी जो पाइप्स है, उनकी डायमेंशंस कितनी है, वो कितने पानी को फ्लो करवा रही है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना उसमें से फ्लो कर रहा है, ज्यादा पानी फ्लो कर रहा है या कम क्वांटिटी में पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे भी उसी के साइज के कोरस्पोंडिंग ये वोल्व को हम बता देते हैं। बट सबका फंक्शन सेम है। तो आप बटरफ्लाई वोल्व की बात करो, ग्लोब वोल्व की बात करो, स्लुइस वोल्व की बात करो या गेट वोल्व की बात करो, फंक्शन सबका सेम है, पर्पस सबका सेम है। तो ये जो स्लुइस वोल्व होती है बेसिकली ये क्या करती है, स्लुइस वोल्व क्या करती है, ये कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर को। तो ये कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ वाटर को, रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ वाटर को। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एट द कॉर्नर एंड द पाइप जंक्शन। तो जहां पर भी पाइप जंक्शन है कॉर्नर्स पे, यहां पर ये कंट्रोल करती है। सेकंड, ये जो बच्चे रिफ्लक्स वोल्व होती है, रिफ्लक्स वोल्व क्या होती है, इसका एक और नाम होता है चेक वोल्व, एक और नाम होता है नॉन रिटर्न वोल्व। नॉन रिटर्न वोल्व का मतलब होता है कि पानी को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देना है। अगर तुम्हारा वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैंने अगर यहाँ पे पानी को रोक दिया है ड्यू टू सम रीजन कि मुझे आगे कुछ काम करना हो, तो पानी यहाँ पे अगर रुक गया है तो पानी ऐसा नहीं है कि वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा इस चीज की एंश्योरिटी अगर करनी हो कि पानी वापस ना चला जाए, तो इसको एंश्योर करने के लिए हम लोग करते क्या है, नॉन रिटर्न वोल्व यूज कर लेते हैं, रिफ्लक्स वोल्व यूज कर लेते हैं। जैसे आपने मान लो वर्टिकल पाइप लगाई है, एक वर्टिकल पाइप लगाई है और पाइप ऐसे लगाई है, आपने पानी को यहाँ रोक दिया है, तो पानी अब वापस बैक ना कर जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए आपने एक वोल्व यहाँ पे लगाई हुई है जिसको हम बोलेंगे नॉन रिटर्न वोल्व या रिफ्लक्स वोल्व। तो रिफ्लक्स वोल्व का मतलब क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, अपोजिट डायरेक्शन में पानी फ्लो ना हो। तो इट अलाउ द फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, रिफ्लक्स वोल्व बोलेंगे। नेक्स्ट जो वोल्व हमारे पास है वो है प्रेशर रिलीफ वोल्व। ये नाम से समझ आ रहा है बच्चे, प्रेशर रिलीफ वोल्व, प्रेशर को जो रिलीज करती है। जब हम बात करते हैं वाटर, जब हम गेट को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, गेट वोल्व का यूज करते हैं, तो पानी को रोक दिया है, और जब पानी रुक जाता है तो यहाँ पर प्रेशर, वाटर हैमर की सिचुएशन एक तरीके से बनती है। जनरली ये रिजर्वायर के पास बनती है, जब जहाँ पर रिजर्वायर होता है वहां पर अगर हमने गेट वोल्व का यूज किया हुआ है, तो वहां से जब पानी फ्लो करता है और गेट वोल्व को हम बंद करते हैं, तो वाटर हैमर की सिचुएशन जनरली बन जाती है। और वाटर हैमर एक तरीके का प्रेशर होता है, आपको पता है। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है, और जब एक्स्ट्रा प्रेशर आया है तो हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उस चीज में मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो पैसा ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो उस चीज को हम उस चीज को कम करने के लिए हम करते क्या, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, इस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो प्रेशर हम रिलीज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सच वोल्व्स नोन एज द प्रेशर रिलीफ वोल्व्स। तो प्रेशर रिलीफ वोल्व्स बेसिकली ये क्या करता है, वाटर हैमर प्रेशर को रिलीव करता है, वाटर हैमर प्रेशर को रिलीज कर देता है, राइट। बचा एक स्काउर वोल्व। ये जो स्काउर वोल्व होती है फ्रेंड्स, दिस इज द स्काउर वोल्व। ये जो स्काउर वोल्व्स होती है, इसको ड्रेनेज वोल्व भी बोलते हैं। ड्रेनेज वोल्व का मतलब है अगर पानी फ्लो कर रहा है और कुछ इंप्योरिटीज पानी के अंदर है, लेट अस सपोज, या इंप्योरिटीज की बात ही ना करो, मुझे पानी को ड्रेन आउट कराना है ताकि मुझे पाइप की मेंटेनेंस करनी होगी, तो ड्रेनेज वोल्व वहां पे प्रोवाइड की जाती है। ड्रेनेज वोल्व का फंक्शन ये रहता है कि पानी वहां से सारा ड्रेन आउट हो जाए। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग दिस ड्रेनेज वोल्व कि मुझे पाइप में से पानी को खाली करना है, मुझे पाइप में से पानी को सारा रिमूव कर देना है, तो पानी अपने आप सारा रिमूव हो जाए, तो ड्रेनेज वोल्व का प्रोवाइड किया जाता है। ये ड्रेनेज वोल्व अगर आपने ओपन कर दी है तो पानी वहां से सारा बाहर चला जाएगा। तो ड्रेनेज वोल्व या स्कोर वोल्व इसको बोलते हैं बच्चे। स्कोर वोल्व्स आर प्रोवाइडेड टू ड्रेन आउट द वेस्ट वाटर फ्रॉम द डेड एंड, दिस इज द वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए, अब वेस्ट वाटर क्या है, बहुत सारे पानी होते हैं, आपको दो ही पानी पता होगा, एक वाटर एक वेस्ट वाटर। और भी पानी होते हैं, जैसे हार्ड वाटर नाम सुना है, सॉफ्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द वाटर, प्योर वाटर, एरेटेड वाटर। तो जैसे जैसे हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको सारे नोमेनक्लेचर से
परिचित करवाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब मैंने वोल्स के बारे में लिखा है बच्चे, आप ये सब वोल्स पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी वोल्स होती है, सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस, सेकंड क्वेश्चन ये है, कंसीडरिंग आपको 4 ट्रीटमेंट के पॉइंट्स दे दिए गए, एक स्क्रीनिंग है, एक सेडिमेंटेशन है, डिसइंफेक्शन है और फिल्ट्रेशन है। आप इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर करके ये बताइएगा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा ट्रीटमेंट्स का। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट विच आर जनरली गिवन टू द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर सप्लाई। तो अगर हमें वाटर सप्लाई की ट्रीटमेंट करनी है, पानी की सप्लाई अगर करनी है, तो उस केस में अगर पानी की ट्रीटमेंट करनी है तो इन चारों का सीक्वेंस किस तरीके से रखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ऐसा होता है कि जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं या जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो हमारे पानी में क्या, देखो ये सोर्स है, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि आपके पास ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स, कोई रिवर मान लेते हैं, जल्दी से हमें चीजें क्लियर होंगी। यहाँ से एक रिवर हमारे पास है, अब इस रिवर, ये हमारी सिटी है, यहाँ पर हमारी कोई कम्युनिटी है, यहाँ पर हमारी कोई सिटी है। इस सोर्स से सिटी में पानी की सप्लाई करनी है। क्या मैं डायरेक्टली सोर्स के पानी को कंज्यूम कर सकता हूँ? डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है, या उस सोर्स का पानी वैसा नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का पानी मुझे चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो उसकी क्वालिटी अफेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मुझे पैरामीटर्स नहीं चाहिए पानी में उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट हमें बेसिकली करनी पड़ेगी। तो सोर्स से डायरेक्टली सिटी में पानी की सप्लाई नहीं करते हैं, बीच में हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, और इस ट्रीटमेंट प्लांट में पहले पानी जाएगा, फिर ट्रीटमेंट प्लांट से सिटी में पानी सप्लाई करते हैं, बीच में रिजर्वायर वगैरह लगाते हैं, वो सारी कहानी हमारी चलती है। अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें हम करते क्या है, इस ट्रीटमेंट प्लांट का पर्पस क्या रहता है, इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट करते हैं, और हमारे जो पानी में किस तरीके से सीक्वेंस में लेकर चलते हैं। देखो सिंपल से मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। पहले पानी में से बड़े पार्टिकल हटाएंगे, फिर पानी में से छोटे पार्टिकल हटाएंगे, फिर पानी में से और छोटे पार्टिकल हटा देंगे, फिर पानी में जो ये आपके डिजोल्व सॉलिड्स हैं, डिजोल्व गैसेज हैं, इनको हटा देते हैं, फिर पानी में से जो भी बचे हुए चीज़ें हैं फिर उनको हटा देते हैं, फिर लास्ट में जाके डिसइंफेक्शन कर देते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली हम एक तरीके से सीक्वेंस फॉलो करते हैं। बड़े पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, स्क्रीन्स का यूज करते हैं। तो स्क्रीन्स आर बेसिकली यूज टू रिमूव दी हैवी सॉलिड्स फ्रॉम दी वाटर। तो स्क्रीन्स यहाँ पे यूज की जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है वो रहता है स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग भी 2 टाइप्स की होती है बच्चे, एक कोर्स स्क्रीन होती है, एक फाइन स्क्रीन होती है। अब ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कोर्स स्क्रीन का पर्पस क्या होता है, फाइन स्क्रीन का पर्पस क्या होता है, किस सिचुएशन में कौन सी स्क्रीन्स प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो स्क्रीनिंग में हमने बड़े पार्टिकल को हटा दिया है। अब बच्चे छोटे पार्टिकल को हटाने के लिए हम सेडिमेंटेशन करते हैं। अब ये भी यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पानी के अंदर छोटे पार्टिकल्स कितनी क्वांटिटी में है या कितने छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है। अगर फाइन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वेरी फाइन कोलोइड्स आर देयर, तो वो सेडिमेंटेशन से रिमूव ही नहीं होते हैं। उसके लिए हमें कोएगुलेशन करना पड़ता है, कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन। पहले कोएगुलेशन करेंगे, फिर फ्लोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन। अब ये कब किस सिचुएशन में किया जाता है, दैट विल डिस्कस इन द क्लास। पूरा डिटेल में हम चीज़ें स्टडी करेंगे कि सेडिमेंटेशन क्यों नहीं करवाते हैं डायरेक्टली, और क्यों हमें कोएगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमें फ्लोकुलेशन करना पड़ता है, ये हम सब क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने स्क्रीनिंग किया बच्चे, पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, देन आफ्टर दैट वी गो फॉर द सेडिमेंटेशन। पार्टिकल को सेटल करवा देते हैं, छोटे पार्टिकल वहां से रिमूव करा देते हैं। फिर जब सेडिमेंटेशन भी हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, पहले स्क्रीनिंग की, फिर हमने सेडिमेंटेशन की, छोटे पार्टिकल भी हटा दिए। नाउ आफ्टर दैट हम जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि जब सेडिमेंटेशन हमने किया है, तो सेडिमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ छोटे पार्टिकल अभी भी रिमूव ना हुए हो, तो उसको फिल्ट्रेशन में जाकर रिमूव करा देते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा डिवाइस होता है, या फिल्ट्रेशन एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल को भी हटाया जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को भी रिमूव किया जाता है, जिसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रिमूव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज को भी रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है फिल्ट्रेशन अपने आप में पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है। आपने नाम सुना ना, 2 टाइप के फिल्टर होते हैं, ग्रेविटी फिल्टर होता है, एक प्रेशर फिल्टर होता है। और ये जो ग्रेविटी फिल्टर होता है फ्रेंड्स, ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर होता है, एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है। तो ये फिल्टर्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सा मीडिया पार्टिकल्स यहाँ पे यूज किया जाता है, ये सब हम डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्क्रीनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, एंड लास्ट में वी गो फॉर द डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। डिसइंफेक्शन जनरली इंडिया में क्लोरीन का यूज किया जाता है। एंड व्हाई वी यूज द क्लोरीन इन इंडिया, हमारे पास और भी डिसइंफेक्शन एजेंट है, बट इंडिया में क्लोरीन का यूज क्यों किया जाता है, दैट विल डिस्कस इन द क्लास। तो हम जब क्लोरीन से डिसइंफेक्शन करते हैं, तो डिसइंफेक्शन हम क्लोरीन पानी में इतनी मिलाते हैं कि
क्लोरीन जिस लिए पर्पज के लिए भी हमने मिलाई, बेसिकली टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के साथ साथ और एक्स्ट्रा काम भी करती है। लाइक इट रिमूव्स द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, लाइक पानी में आयरन है, पानी में मैंगनीज है, इनको भी रिमूव कर देती है। इट रिमूव्स द ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर, यू कैन से ऑक्सीडाइज कर देती है ऑर्गेनिक मैटर्स को भी। तो बेसिकली क्लोरीन जब हम पानी में डालते हैं तो इट परफॉर्म्स द 3 फंक्शन, डिसइंफेक्शन करती है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को रिमूव करती है, ऑर्गेनिक मेटल को ऑक्सीडाइज कर देती है। क्लोरीन डाली हमने पानी में, हम क्लोरीन की डोज इस तरीके से इंश्योर करते हैं कि जितनी भी पानी की क्लोरीन डिमांड है उसके एक्स्ट्रा 0.2 ppm की क्लोरीन पानी में बच जानी चाहिए। ये एंश्योरिटी रखी जाती है कि जब हम ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को बाहर लेकर जाएंगे, यानी ये जो पानी की हम बात कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्लांट से पानी बाहर आया है, इसके अंदर भी कुछ क्लोरीन बची हुई है, और ये जो क्लोरीन बची हुई है रेजिडुअल क्लोरीन बोलते हैं। ये जो क्लोरीन यहां पर है, दिस क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी 0.2 ppm। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी ग्राउंड पाइप्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, और बच्चे पाइप्स सारी ग्राउंड के नीचे होती है, और ग्राउंड के नीचे है पाइप्स, तो कंटेमिनेशन का चांसेस इंक्रीज कर जाता है कि तुम्हारा पानी यहां तक तुमने सारे कंटेमिनेट्स को रिमूव कर दिया था, डिसइंफेक्शन कर दिया था, बट जब पानी आगे जाएगा, शहर तक पहुंचेगा, हो सकता है कि दोबारा से कंटेमिनेट हो जाए, रिकंटेमिनेशन हो सकता है पानी का। तो उस रिकंटेमिनेशन के अगेंस्ट सेफ्टी इंश्योर करना हो तो हमें पानी में क्लोरीन की डोज एक्स्ट्रा बचा देते हैं, तो लास्ट में डिसइंफेक्शन करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। पहले स्क्रीनिंग करेंगे, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन। 1 2 4 3, तो ऑप्शन मिला जाएगा 1 2 4 3, दिस ऑप्शन बॉम्बे इज देयर 1 2 4 3। ये सब मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बारी, इसका इंडिविजुअली का इनका मतलब क्या रहता है आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन हमारे पास एनवायरमेंट का क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन, बाथरूम एंड द वॉश बेसिन। देखो होता है क्या है कि अगर हम वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो वेस्ट वाटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना। वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है? वेस्ट वाटर का दूसरा नाम होता है सीवेज। बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट। जो भी लिक्विड वेस्ट हमें मिलता है और जो वाटर है, उन दोनों का मिक्सचर अगर बन गया तो हम उसको बोल देते हैं दिस इज द वेस्ट वाटर। लिक्विड वेस्ट, आपने लिक्विड यूज किया, आपने अपने इंडस्ट्रीज में आपने लिक्विड को यूज किया है, जितना पानी यूज होना था हो चुका है, बाकी पानी वेस्ट हो गया है, दैट इज अ लिक्विड वेस्ट। आपने घर में घर की सफाई करने के लिए जितना पानी यूज करना था कर लिया है, बाकी पानी तो वेस्ट हो गया। बाथरूम वेस्ट, बाथरूम में जो पानी यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए जितना पानी यूज कर रहे हैं हो गया है, बाकी वेस्ट हो गया है, दिस इज द लिक्विड वेस्ट। तो ये जो लिक्विड वेस्ट होता है दिस इज नोन एज द वेस्ट वाटर। तो बेसिकली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेस्ट एंड वाटर। इसके मिक्सचर को क्या बोल देंगे? वेस्ट वाटर या सीवेज इसको बोल देते हैं। अब यहां पर जो है ये सीवेज अलग अलग टाइप के क्लासिफाई किए गए हैं, कि जैसे मान लो एक होता है डोमेस्टिक सीवेज, जो जनरली डोमेस्टिक एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल सीवेज, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक होता है ड्रेनेज, रन ऑफ, जो शहर में अगर बारिश आती है तो बारिश की वजह से जब आप देखते हैं सड़कों पे पानी फ्लो कर रहा है, दिस इज द ड्रेनेज, दिस इज द रन ऑफ। तो एक ये भी एक वेस्ट वाटर ही है, इसको नाम दे देते हैं ड्रेनेज या रन ऑफ। बेसिकली सीवेज तो यही होते हैं आपके, बट फर्दर और भी नोमेनक्लेचर यहाँ पे बताई गई है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो किचन और बाथरूम का जो वेस्ट होगा, किचन प्लस बाथरूम जो वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं इंक्लूडिंग दैट, किचन और बाथरूम के जो वेस्ट होगा उसको नाम देंगे सलेज। क्या बोलेंगे उसको? सलेज। तो क्वेश्चन भी ये बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम एंड वॉश बेसिन, उसको क्या बोल देंगे? सलेज। सो द आंसर इज सलेज, राइट। डिस्चार्ज नहीं बोलेंगे, ना ही सीवेज। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि सर ये जो है वाटर जो यहां से आपको मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो द वेस्ट वाटर, एंड वेस्ट वाटर का अदर नोमेनक्लेचर सीवेज है, तो हम इसको सीवेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? नो डाउट सीवेज ही बोलेंगे, ये सीवेज ही होता है, बट स्पेसिफिकली इस चीज को सलेज भी बोला जाता है स्पेसिफिकली। तो इसलिए जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसका आंसर क्या देंगे? सलेज। इफ सलेज इज नॉट इन द ऑप्शन, अगर सलेज हमारा ऑप्शन में नहीं होगा सो हमारा आंसर क्या रहेगा? सीवेज रहेगा। फिर ठीक है, गार्बेज अलग चीज होती है बच्चे, वो गार्बेज जो है सॉलिड वेस्ट के अंदर जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको गार्बेज बोलते हैं, डिस्कस करेंगे उसको सॉलिड वेस्ट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ द वाटर। बच्चे सैलिनिटी की अगर हम बात करें, सैलिनिटी का मतलब आप सब जानते हैं कि सर एक तरीके से सोल्ट्स के बारे में बता रहा होगा कि पानी के अंदर सोल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, मतलब उससे मैटर नहीं, सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर का मतलब प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी सोल्ट्स या प्रेजेंस ऑफ दी सोल्ट्स, सिंपल इज दैट। तो पानी में अगर सोल्ट्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका जो पानी है वो सैलाइन वाटर है। इफ योर वाटर इज सैलाइन, अगर आपके पास सोल्टी वाटर है, अगर आपका पानी सोल्ट है, तो अगर आपके पास सोल्टी वाटर है तो आपको उसको डीसोल्ट करना है।
तो प्रोसेस को भी क्या बोल देंगे, डीसैलिनेशन। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डीसैलिनेट द वाटर। तो डीसैलिनेशन हम करते हैं, डीसैलिनेट द वाटर। अब डीसैलिनेशन कैसे करेंगे, सोल्ट्स को रिमूव कैसे करेंगे। ये बच्चे जो पहला प्रोसेस होता है फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, ये वाला जो स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है बेसिकली फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन, ये सोल्ट्स के रिमूवल के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली छोटे पार्टिकल्स के सेटलमेंट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पानी के अंदर वेरी फाइन कोलोइड्स प्रेजेंट है तो वो सिंपल सेडिमेंटेशन से सेटल ही नहीं होते, सिंपल सेडिमेंटेशन से रिमूव ही नहीं होते हैं। उनके रिमूवल के लिए हम क्या करते हैं, पानी में कोएगुलेंट्स मिलाते हैं, कोएगुलेंट्स के बाद फ्लोकुलेशन करवाई जाती है, देन आफ्टर दैट वो सेटल कराते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो सोल्ट्स के रिमूवल के लिए तो नहीं कर रहे ना ये चीज, तो बेसिकली ये आंसर नहीं बनेगा। सेकंड बच्चे जो फिल्ट्रेशन है, ये वाला आंसर भी नहीं बनेगा। हालांकि ऑल दो वी नो, देख फिल्ट्रेशन जो है उसमें सर आपने बताया था कि सस्पेंडेड सोल्ट्स भी रिमूव होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, और साथ में क्या रिमूव होते हैं, डिजोल्व इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है। तो सर ये जो सोल्ट्स हैं ये भी एक तरीके का डिजोल्व पार्टिकल्स है, डिजोल्व आयंस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज डिजोल्व आयंस है तो ये रिमूव नहीं होंगी। हम कंप्लीटली सोल्टी वाटर को डीसैलिनेट नहीं कर पाएंगे सिंपली फिल्ट्रेशन से, राइट। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए सोल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस, आरओ, जिसको हम आरओ बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है। नाउ व्हाट इज दिस ऑस्मोसिस, लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको क्लास में पूरा डिक्टेट करके बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आरओ, क्यों हम आरओ बोलते हैं और इसका कैसे हम इसको डीसोल्ट करते हैं, पानी को कैसे रिमूव किया जाता है, सोल्ट्स को कैसे रिमूव किया जाता है पानी में से। और एक और इसमें हम मेथोडोलॉजी यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी ऑप्शन में 2 ही नाम है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही यूज किए जाते हैं डीसोल्ट करने के लिए, बट इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। हम पानी को इवेपोरेट और दोबारा से कंडेंसेशन करवा सकते हैं और दोबारा से उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करवा सकते हैं। तो एक इवेपोरेशन भी एक टेक्निक रहती है। हम फ्रीज भी कर सकते हैं, पानी को फ्रीज करते हैं जो पानी में तो सारे सोल्ट्स ऊपर आ जाते हैं, तो स्क्रैपिंग कर देते हैं, पानी में से सारे सोल्ट्स को रिमूव करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द मेथड, बट कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, राइट, कि कौन सा अवेलेबल है बेसिकली, राइट। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में बोला गया सैलिनिटी को रिड्यूस करना है। सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, इवेपोरेशन कर देंगे, फ्रीजिंग कर सकते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑप्शन में भी 2 पॉइंट है, देन वी गो फॉर दिस 2 ऑप्शंस। तो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको अगेन मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और यहां पर मैच करना क्या है, यहां पर कुछ टर्म्स बताई गई हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में बोला गया ट्रीटमेंट ऑपरेशन या प्रोसेस। भाई कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेस में ये टर्म्स यूज की जाती हैं, बस सिंपल पॉइंट बोला गया, इसमें और डिटेल में नहीं पूछा है यहाँ पे। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अभी तो एक ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, दूसरे एग्जाम में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिले, जेईई की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो है आपके पास जैसे सेटलिंग है, सेटलिंग इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। चलो मैं लिस्ट 1 की बात कर लेता हूं, यहां से बात कर लेते हैं। ये जो बच्चे आपके पास स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आप बता रहे हैं, दिस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, तो ये जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आपने बताया है, ये बेसिकली एसवीआई जिसको हम बोलते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये हम एएसपी में यूज करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में यूज करते हैं। अब सर ये क्या होता है, इसकी जानकारी एक बात बताऊं बच्चे आपको, एसवीआई सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एएसपी का। एएसपी की पूरी जो एफिशिएंसी है वो इस एसवीआई पे डिपेंड करती है, और एसवीआई में एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना है, एसवीआई एम्पेरिकली निकाला जाता है, और इस एसवीआई से ही आप पूरी एएसपी की एफिशिएंसी एक तरीके से डिसाइड करने वाले हैं कि कितनी एएसपी की एफिशिएंसी आने वाली है। या यू कैन से दैट लाइक दैट कि हमें अगर डिजायर्ड एफिशिएंसी चाहिए तो हम किस तरीके से काम करते हैं। ये पूरी एएसपी का जो प्रोसेस होता है ना बच्चे, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये पूरा डिपेंड कर जाता है इस एसवीआई के ऊपर, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या है, पूरा का पूरा एएसपी इसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, आपके एसवीआई के ऊपर डिपेंड कर जाता है। सेकंड जो इसके अंदर पैरामीटर है वो थिकनिंग ऑफ द स्लज। और जब हम बात करते हैं थिकनिंग ऑफ द स्लज की थिकनिंग की जाती है। थिकनिंग का मतलब होता है बेसिकली स्लज में से वाटर कंटेंट को रिमूव किया जाता है, और जब आप स्लज में से वाटर कंटेंट को रिमूव करते हैं तो स्लज में वाटर कंटेंट को रिमूव करने से होता क्या है, स्लज का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। थिकनिंग ऑफ द स्लज का मतलब क्या होता है, स्लज में से आपने वाटर कंटेंट को रिमूव किया, नाउ आफ्टर रिमूविंग द वाटर कंटेंट फ्रॉम द स्लज द वॉल्यूम ऑफ द स्लज गेट्स डिक्रीज। अब जब स्लज का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, पहले के केस में आप ज्यादा स्लज को ट्रीट कर रहे थे, अब जब आपने थिकनिंग कर दी है स्लज की तो स्लज का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो अब आप कम स्लज को ट्रीट करने वाले हैं, तो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी कम हो जा रही है।
थिकनिंग इसलिए की जाती है, थिकनिंग ऑफ द स्लज। और कहाँ करते हैं, कौन से स्लज की थिकनिंग करते हैं वो डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं पीएसटी की स्लज की थिकनिंग करते हैं उसको स्लज डाइजेस्टर में भेजने से पहले। तो थिकनिंग ऑफ द स्लज की अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज द सेटलिंग इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब सेटलिंग कराते हैं, लेकिन थिकनिंग की जब हम बात करते हैं जनरली स्लज की थिकनिंग जो की जाती है वो की जाती है उसके लिए पीएसटी की जो स्लज होती है। तो हम क्लास में पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए ये वाला हम ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं क्योंकि बाकी ऑप्शंस इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। फिर स्कम रिमूवल, स्कम बनती है, स्कम एक लेयर होती है, स्कम बनती है और स्कम की रिमूवल हम कहां करेंगे, स्कम की रिमूवल करते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन इन द ट्रिकलिंग फिल्टर एंड रिसाइकलिंग ऑफ द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का जो रिसाइकलिंग होता है, एक मिनट बच्चे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक ऑप्शन में तो हाँ, एक सेकंड, थिकनिंग ऑफ द स्लज जो है बच्चे, थिकनिंग ऑफ द स्लज, लेट मी क्लियर वन राइट लिखा मैंने ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट 1 ध्यान नहीं दिया बच्चे, स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ था मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं राइट। ये तो हमें क्लियर हो गया बच्चे, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। बच्चे इसका कौन सा आंसर आएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। मुझे ये ध्यान नहीं रहा तो मैं इसका आंसर दे देता हूं। थिकनिंग ऑफ द स्लज पीएसटी के लिए करते हैं बच्चे, तो ये पीएसटी सेटलिंग इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। बच्चे ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। स्कम रिमूवल एंड रिसाइकलिंग ऑफ द इफ्लुएंट, ये जो इफ्लुएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, इफ्लुएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। बेसिकली इफ्लुएंट की रिसाइकलिंग की जाती है जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज करते हैं इफ्लुएंट की। अब व्हाई वी डू दैट वो हम पढ़ेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर में। बेसिकली टू इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जितना ज्यादा होगा ट्रिकलिंग फिल्टर में एफिशिएंसी उतनी ज्यादा निकल कर आती है। तो टू इंक्रीज द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे बच्चे, तो इसका आंसर 3 आएगा। और स्कम रिमूवल की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में स्कम बनती है, ब्लैंकेट राइजिंग होता है, ये सिचुएशन देखने को मिलती है। स्कम रिमूवल की हम वहां पे बात करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एएसपी का ही फिनोमेना बनता है यहाँ पर भी, एएसपी के अंदर ही डिस्कशन करते हैं हम लोग ये चीजें की। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। तो ए बी सी डी की अगर हम बात करें, ए का क्या आंसर आया 4, बी का क्या आंसर बना बच्चे 1, सी का क्या आंसर बच्चा बना, सी का आंसर बना 2 और डी का आंसर बच्चे क्या बना 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन में है बच्चे कहीं 4 1 2 3। देखो यहां पर जो है 4 1 2 3 ऑप्शन में नहीं बन रहा है, 4 1 2 3 ऑप्शन में नहीं बन रहा है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम चले तो 4 2 3 1 है, 4 2 1 3, हमें लास्ट में D3 वी आर कंफर्म, ये भी कंफर्म। मेरा आंसर सही है बच्चे, 4 1 2 3 ही है, बट ऑप्शंस में नहीं बन रहा है, ऑप्शंस में ये नहीं आ रहा है। तो अब करें क्या, तो इसलिए मैं डी ऑप्शन पे जा रहा हूं क्योंकि मैं इन चीज को चेंज कर दे रहा हूं, इंटरचेंज कर दे रहा हूं, बी और सी की वैल्यू को, बी और सी को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। लेकिन मैंने आपको करेक्ट सीक्वेंस बताया है तो बस इंटरचेंज करके मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब सर हम कैसे करेंगे, अगर सर ऑप्शन में ये भी आए और ये भी आए, आपका आंसर यही रहेगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो मैं ये चीज कर रहा हूं। रीजन क्या है इसका, रीजन कुछ नहीं है, बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक से ही रिलेटेड है। लेकिन जब हम कहानी पढ़ेंगे, जब हम एनवायरमेंट डिस्कस करेंगे क्लासेस में, तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा रीजन कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो ये है, 25 ml of an odorous water sample require 175 ml of distilled water to produce 200 ml of odor free mixture, then what is the threshold odor number। बच्चे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की यहाँ पे बात की गई है और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर कैसे निकालते हैं, फाइनल डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, डाइल्यूटेड वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ऐसे हम निकालते हैं। डाइल्यूटेड वॉल्यूम कैसे निकाल, देखो 25 ml एक ओडरस वाटर सैंपल आपने कंसीडर किया है, आपके पास एक 25 ml का सैंपल उसमें ओडर आ रही थी, 25 ml ऑफ ओडरस वाटर सैंपल, और उसको आपने उसमें आपने 175 ml का डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल सैंपल कितना बन गया 200 ml का। और ये जो 200 ml का सैंपल बना, नाउ इस सैंपल में कोई ओडर नहीं आ रही है। और जब हम टेस्ट एंड ऑर्डर पैरामीटर पढ़ते हैं तो हम अपने वाटर सैंपल को डाइल्यूट करते हैं सो दैट कि फाइनल जो 200 ml का सैंपल बनता है वो ऑर्डर फ्री होना चाहिए। तो यहां पर जो है 200 ml का सैंपल बनाने के लिए 25 ml में 175 ml का जो है डिस्टिल वाटर ऐड किया गया है, तो 200 ml डिवाइडेड बाय 25, अगर हम ऐसा करते हैं डाइल्यूशन फैक्टर ही होता है बेसिकली, तो आंसर कितना आता है आपका 8। तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। अभी तो मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया, बेसिकली थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर ऐसे निकालते हैं। सर इसकी कहानी क्या है ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, तो कैसे हम टेस्ट एंड ऑर्डर बताते हैं, तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द क्लास फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस मुझे क्वेश्चन बताना था कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया गया। नाउ दिस आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, 2 क्वेश्चन बचे हैं आई थिंक, यस देयर आर 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, तो जो एग्जाम में आए राइट।
तो व्हाट इज द मिनिमम रेजिडुअल क्लोरीन डिजायर्ड आफ्टर द क्लोरिनेशन प्रोसेस, मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी आपको। 0.2 मिलीग्राम पर लीटर या 0.2 ppm की हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट रहती है, रेजिडुअल क्लोरीन की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रहती है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, अमंग द फॉलोइंग वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच वन इज रेफर्ड एज द रेटिकुलेशन सिस्टम। रेटिकुलेशन सिस्टम बेसिकली रीसर्कुलेशन सिस्टम आप बोल सकते हैं, इंटरलेस्ड सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जिसमें इंटरकनेक्टिविटी रहती है पाइप्स की। पाइप में पानी यहां से फ्लो हो गया, यहां पर आ गया है, फिर दोबारा से इसी पाइप के अंदर वहां से चला गया, लाइक दिस देयर इज द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द पाइप्स। तो पाइप्स में जो इंटरकनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, दिस इज द रेटिकुलेशन सिस्टम। और ये आपको इंटरकनेक्टिविटी मिलती है बच्चे ग्रिड आयरन सिस्टम के अंदर। ग्रिड आयरन सिस्टम जो है, इसमें आपको इंटरकनेक्टिविटी, जैसे रोड की बात करो, आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अगर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं, ये वाला रोड ब्लॉक है, तो आपको दूसरा रास्ता दिया गया है, आप ऐसे जा सकते हैं। दिस इज द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स। सेम पानी के केस में बच्चे इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द पाइप्स, कि पाइप्स की इंटरकनेक्टिविटी, अगर इस जगह पे पानी नहीं आ रहा है तो आप दूसरी जगह से भी पानी यहां से सप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरकनेक्टिविटी होती है ग्रिड आयरन सिस्टम के अंदर। तो ये बच्चे एनवायरमेंट के क्वेश्चन है आपके जेके एसएसबी जेई में जो पूछे गए हैं। 19 नवंबर को 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उसके मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। सोइल का मैंने करवा दिया, सर्वे के मैंने करवा दिया, एनवायरमेंट के मैंने करवा दिया, हाईवे के एक जो हमारे अदर मेंटर्स हैं शिवम सर, उन्होंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। अब फिर से वही बात बच्चे, मैंने आपको बताया है कि मॉड्यूल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप डिले मत कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन में, और आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म शीट है, उसको फिल करना है। उसके बाद आप ग्रुप में डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे हमारे इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट के ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू एवरीवन।